नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टीक ट्री की वैरायटी कौन से टाइप के फॉरेस्ट में ज़्यादा देखने को मिलती है, इकोसिस्टम क्या हैं, आईएनडीसीज यानी इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस किस बारे में बात करते हैं, यूएनसीसीडी यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन किस चीज़ के बारे में है, एंड फाइनली ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ये सभी क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछे गए थे। दो 2015 के हैं, देन बाकी 2016 के। अगर आप इन सब चीज़ों को जानते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो में एक सिंपल वे में आप इन सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। साथ के साथ आप अपना एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप कर पाएंगे, जो आपकी मदद करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टैकल करने में, एक स्किल डेवलप उससे रिलेटेड। नेक्स्ट, आप रिवर्स इंजीनियरिंग की आर्ट से किसी भी क्वेश्चन की ओरिजिन को ट्रेस कर पाएंगे, ये जान पाएंगे ये क्वेश्चन किस टॉपिक से फ्रेम हुआ है और उस टॉपिक को कितना डेप्थ में पढ़ना है, जिससे आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। कीवर्ड की बेसिक नॉलेज आपको कैपेबल बनाएगी उन क्वेश्चंस को टैकल करने में जो यूपीएससी हर साल पीवाईक्यू के बेसिस पे पूछती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंड फाइनली आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड। अगर आपको ऐसा लगता है आपके कंसेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं तो आप उनको रिवाइज कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। इन इंडिया, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक ए डोमिनेंट ट्री स्पीसीज? यानी जो सागौन का पेड़ है, टीक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो किस टाइप के फॉरेस्ट में ज़्यादा डोमिनेंट तौर पे यानी प्रभावी तौर पे देखने को मिलता है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न स्कब फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट विद ग्रासलैंड्स। इस पॉइंट पे आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके बेसिस पे सोल्व करने की कोशिश कीजिए, देन मूव टुवर्ड्स एक्सप्लेनेशन पार्ट। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ए, यानी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप प्रीलिम्स 2015 को देखेंगे, उसके लेक्चर 8 क्वेश्चन नंबर 4 में हमने बात कर रखी है डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में। अगर आपने उस चीज़ को कवर किया है, हालांकि ये क्वेश्चन भी 2015 का ही है, रिपीटेड नहीं बोल सकते इसको, लेकिन यू कैन सी दी पैटर्न। अगर आप चीज़ों को इन डेप्थ करते हैं तो अच्छे से उसका बेनिफिट आपको किसी और क्वेश्चन में या नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन में मिलेगा। देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में आप बात करते हैं, क्योंकि डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं लेक्चर 8 में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है? ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम हैं जिनकी मेन खासियत ये होती है कि वहाँ आपको ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगा, वार्म टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी। इन एरियाज में ये पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। फीचर्स क्या हैं इनके? हाई रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश आपको वहाँ देखने को मिलेगी। रिच बायोडाइवर्सिटी है, उसी वजह से वार्म टेम्परेचर की वहाँ कंडीशंस बनती हैं। मेन वेजिटेशन वहाँ पे टॉल ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। कौन से ट्रीज? रोजवुड, पीक, महोगनी, एबोनी। देन एपीहाइट वेजिटेशन भी आपको देखने को मिलेगा। एपीहाइट वेजिटेशन वो वेजिटेशन है जिसमें प्लांट किसी दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं, यानी अपना जो भी न्यूट्रिशन वगैरह है वो दूसरे प्लांट के जरिए लेते हैं बिना उसको नुकसान पहुंचाए। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दोनों में होती है। आफ्टर दैट सम प्लांट्स लाइक वाइन्स, पाम्स भी देखने को मिलेंगे। ट्रॉपिकल थॉर्न स्कब वेजिटेशन, ये भी एक इकोसिस्टम है जिसमें स्पेर्स वेजिटेशन, बहुत थोड़ा थोड़ा दूर दूर आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगा। ये खासकर राजस्थान, कुछ एरियाज ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, कुछ पार्ट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। यानी जो सूखे एरिड एरिया हैं, जहाँ पे एरिड कंडीशंस हैं या फिर सेमी एरिड कंडीशन, वहाँ पे सूखे एरिया है तो नेचुरल सी बात, वहाँ रेनफॉल कम देखने को मिलेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा और सीजनल ग्रोथ होगी वेजिटेशन की, यानी जब कभी बारिश हुई तब थोड़ी बहुत वेजिटेशन हो गई।
वहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनकी एक खासियत होगी कि वो ज़ेरोफाइटिक नेचर के होंगे। ज़ेरोफाइटिक का मतलब क्या है कि उनमें ये एबिलिटी होगी कि भी वो पानी को स्टोर कर ले, कंजर्व कर ले और सूखे से वो मतलब फाइट कर पाएँ। इस वजह से इस चीज़ के लिए वो उनके पत्ते जो हैं वो बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, जड़ें उनकी गहरी हो जाती हैं और जो उनके जो बॉडी है उस पे कांटे वगैरह आ जाते हैं। वेजिटेशन यहाँ थॉर्नी स्कब वेजिटेशन, स्मॉल ट्रीज, डर्ट रेजिस्टेंट ग्रासेस देखने को मिलेंगे। आफ्टर दैट देर इज टेम्परेट फॉरेस्ट विद ग्रासलैंड्स। ये भी एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है जिसकी मेन खासियत क्या है, यहाँ पे आपको फॉरेस्ट एरिया के साथ साथ ग्रासलैंड भी देखने को मिलेंगे, यानी दोनों का एक कम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। कहाँ लोकेशन है ये, खासकर हिमालयन रीजन्स में पाए जाते हैं, स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। क्या खासियत है, मिक्स्ड फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलेंगे, रिच बायोडाइवर्सिटी विल बी देयर एंड यू विल सी सीजनल वेरिएशंस लाइक वार्म समर्स और कोल्ड विंटर्स। वेजिटेशन के कंटेक्स्ट में बात करें तो मिक्स्ड कोनिफेरस एंड डेसिडुअस स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी, खासकर पेड़ जो है ओक, रोडेंड्रॉन, पाइन, फिर स्प्रूस, मैपल, ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेंगे। रोडेंड्रॉन इस टाइप के होते हैं, बार बार अलग अलग वेजिटेशंस में आ रहा है, इसलिए इसको देख कर भी आप याद रख सकते हैं। ओक ट्री ऐसा दिखता है, पाइन ट्री ऐसे दिखते हैं। आप इस टाइप के एरियाज में घूमने फिरने गए होंगे तो आपने ज़रूर ये चीज़ें देखी होंगी। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम जो शब्द है उसका सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन कौन सा है इन चार ऑप्शन से। ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, बी दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सी ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द एनवायरमेंट इन विच दे लिव, डी द फ्लोरा एंड फौना ऑफ ए जोग्राफिकल एरिया। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। इनमें से एक करेक्ट आंसर है जो इकोसिस्टम शब्द का अच्छा डिस्क्रिप्शन है। करेक्ट आंसर इज सी। इकोसिस्टम क्या है, एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर विद एनवायरनमेंट और वो आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं और एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं। ऑलरेडी इकोसिस्टम के बारे में हमने बात की थी लेक्चर 1 क्वेश्चन 5 में। प्रीलिम्स 2013 का एक क्वेश्चन था, उसके ऑप्शंस की कोई टर्म थी, उसकी एक्सप्लेनेशन देते हुए हमने इकोसिस्टम शब्द को डिफाइन किया था। अगेन एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, इम्पोर्टेंट टर्म है। इट रेफर्स टू ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब बायोटिक फैक्टर्स जो भी हैं, इंटरेक्टिंग विद देमसेल्व्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट विद इन ए स्पेसिफिक एरिया या हैबिटेट। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, खुद से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। क्या की कंपोनेंट हैं ऐसी जगह की, क्या खासियत है, वहाँ आपको बायोटिक फैक्टर देखने को मिलेंगे। बायोटिक फैक्टर से मतलब ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट, ट्री, एनिमल, फंगाई, बैक्टीरिया, ये सब वहाँ मौजूद होंगे। एबायोटिक फैक्टर्स भी वहाँ होंगे जिसको एनवायरनमेंट बोला गया, फिजिकल एनवायरनमेंट। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे मिट्टी है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, एयर है, वाटर है, ये सब एबायोटिक फैक्टर हैं। थर्ड क्या खासियत होगी इसी जगह की, इंट्रैक्शन होगा, मल्टीट्यूड ऑफ इंट्रैक्शन बायोटिक फैक्टर्स के बीच में भी, बायोटिक एबायोटिक के बीच में भी, इस टाइप से आपको इंट्रैक्शन देखने को मिलेगा। एनर्जी का फ्लो वहाँ होगा, जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, सनलाइट को जो एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, इस टाइप का जो फ्लो ऑफ एनर्जी यू विल गेट टू सी। देन देयर इज न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, जिसमें आपको अलग अलग न्यूट्रिएंट की मूवमेंट दिखेगी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, जैसे कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। द टर्म इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, यानी INDCs
is sometimes seen in the news in the context of a. Pledges made by the European countries to rehabilitate refugees from the war-affected Middle East. B. Plan of action outlined by countries of the world to combat climate change. C. Capital contributed by the member countries in the establishment of Asian Infrastructure Investment Bank. D. Plan of action outlined by the countries of the world regarding sustainable development goals. करेक्ट आंसर इन दिस केस इज बी, यानी INDC जो हैं वो प्लान ऑफ एक्शन है किस चीज़ का, जो कंट्रीज ने आउटलाइन किए हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए. दीज आर द कमिटमेंट्स मेड बाय इंडिविजुअल कंट्रीज. क्यों? ताकि क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके. ये मेन कंपोनेंट है पेरिस एग्रीमेंट का, जिसको UNFCCC की जो COP21 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 21 मीटिंग थी 2015 में, उसमें अडोप्ट किया गया था. दीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग. ये वॉलंटरी है कंट्रीज़ के ऊपर, वो अपने देश के हालात को, प्रायोरिटीज़ को देख के इनको बना सकते हैं. इट इंक्लूड्स मिटिगेशन टारगेट्स फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज इन अलग अलग सेक्टर्स में, एनर्जी वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह. इट ऑल्सो इंक्लूड्स एडेप्टेशन मेजर्स, जिससे क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव हैं उनके रिगार्डिंग एडेप्टेशन की जा सके. जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके, वाटर मैनेजमेंट को अच्छा किया जा सके, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जा सके. इट ऑल्सो कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट ए पर्टिकुलर कंट्री नीड्स फ्रॉम द ग्लोबल कम्युनिटी. इंडिया के जो INDCs हैं वो अक्टूबर 2015 में अडोप्ट किए गए थे, सबमिट कर दिए थे. उनको फिर रिवाइज किया गया 2021 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 26th मीटिंग में. दे एम टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाई 45% बाई 2030. देन इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है वो 50% अचीव करने का टारगेट है 2030 तक फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज. रिन्यूएबल सोर्सेज मतलब जैसे सोलर है, विंड एनर्जी है, इस टाइप से इन सोर्सेज से जो एनर्जी है वो 50% तक टोटल रिक्वायरमेंट का पूरा किया जाए. आफ्टर दैट एफोरेस्ट्रेशन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे ध्यान दिया जाएगा, जिससे एडिशनल कार्बन सिंक को बढ़ाया जा सके. एडेप्टेशन मेजर अडोप्ट किए जाएंगे, फाइनेंसिस को मोबिलाइज किया जाएगा क्लाइमेट टारगेट्स को पूरा करने के लिए, और एक सस्टेनेबल और हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट किया जाए बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस. नेक्स्ट इज व्हाट इज और आर द इम्पोर्टेंस या इम्पोर्टेंसेस ऑफ द UN कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन. यानी UN का जो कन्वेंशन है UNCCD, इसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट है वो आपको बतानी है, ठीक है या गलत. इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स एंड सपोर्टिव नेशनल पार्टनरशिप्स. ये क्या करता है? एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन, राइट, थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स एंड सपोर्टिव नेशनल पार्टनर्स. Second, it has a special या particular focus on South Asia and North Africa regions, and its secretariat facilitates the allocation of major portion of financial resources to these regions. Third is, it is committed to bottom-up approach, encouraging the participation of local people in combating the desertification. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. Correct answer in this case is C. यानी फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड गलत है क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक एरिया पे फोकस्ड नहीं है. ऑल ओवर जो भी मेंबर स्टेट्स हैं सबके लिए काम करता है.
ऑलरेडी लेक्चर 6 क्वेश्चन नंबर 5 में डेजर्टिफिकेशन के इस यूएनसीसीडी के बारे में हमने बात की थी। अगेन इट इज़ ए लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी जिसका मेन काम क्या है, डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन की समस्या को निपटाना, उसका सॉल्यूशन ढूंढना कैसे, बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इसको 1994 में अडॉप्ट किया गया, कहाँ पे, रियो अर्थ समिट जो हुई थी ब्राज़ील में वहाँ पे, लेकिन ये इफेक्ट में आया था 1996 में। इसमें टोटल 197 पार्टीज़ हैं, सभी पार्टीज़ के लिए ये काम करता है। इसका प्राइमरी गोल क्या है कि भाई सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना। सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या हैं, जैसे सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना, वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना, जो डिग्रेडेड लैंड है उसको फिर से रिस्टोर करना, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की कैटेगरी में आती हैं। इट ऑपरेट्स बेस्ड ऑन 3 इंटरकनेक्टेड पिलर्स। कौन कौन से मेन 3 पिलर हैं इसके? अचीविंग लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, सेकेंड इज एनहेंसिंग सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, थर्ड इज मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज। जो भी मेंबर्स हैं उनको एक नेशनल एक्शन प्लान डेवलप करना पड़ेगा जिससे वो यूएनसीसीडी के जो प्रोविजंस हैं उनको इफेक्ट में लाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे। इट ऑल्सो एस्टेब्लिशेस ग्लोबल मैकेनिज़म्स। ग्लोबल मैकेनिज़म्स क्या हैं? ये एक इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस में मदद करता है, कंट्रीज़ के बीच में पार्टनरशिप को प्रमोट करता है। 2006 जो ईयर था उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन डिक्लेयर किया गया था, जिससे यूएनसीसीडी के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल in its natural habitat? A. Sand desert of northwest India, B. Higher Himalayas of Jammu and Kashmir, C. Salt marshes of western Gujarat, D. Western Ghats. Correct answer in this case is D, that is Western Ghats. Great Indian Hornbill, I forgot to write the correct answer here. D is the correct answer in this case, and Western Ghats. ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल कहाँ पाया जाता है? खासकर इंडियन सब कंटिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में ये पाया जाता है। इंडिया के केस में अगर हम देखें तो ये खासकर वेस्टर्न घाट्स पे आपको देखने को मिलेगा। ये फ्रूगीवोरस नेचर है, यानी फ्रूट्स, प्लांट्स, रूट वगैरह मेन तौर पे ये खाते हैं, लेकिन ये कुछ स्मॉल मैमल्स, रेप्टाइल्स वगैरह को भी खा लेते हैं कभी कभी। These are listed as vulnerable on IUCN Red List since 2018. मेन थ्रेट इनको क्या है? हैबिटेट लॉस का। किस वजह से हैबिटेट लॉस हो रहा है? डिफोरेस्टेशन की। केरला स्टेट का इसको ऑफिशियल स्टेट बर्ड भी डिक्लेयर किया गया है। जो ये शेडेड एरिया है इंडिया के केस में आप देख सकते हैं वेस्टर्न घाट्स, और वर्ल्ड वाइड आप देख सकते हैं ये शेडेड एरिया। इस जगह पे आप इस हॉर्नबिल को आएंगे देखने को मिलता है। That is all in this video. Thank you.